देखो तुम्हारे पापा की जगह हम नहीं ले सकते, पर हम तुम्हारे बड़े भाई हैं, ठीक है। हिम्मत कभी नहीं हारना। आईएएस बोलियो बनना है तुमको, बन के दिखाना हमको, ठीक है। और उसमें जो मदद होगी वो हम करेंगे, ये वादा है हमारा। उनकी जगह कोई नहीं ले सकता, पर हम लोग हैं। परिवार को किसी तरीके की दिक्कत नहीं है, ये हम लोग प्रयास ज़रूर रखेंगे। बच्चों की चिंता मत कीजिए, पढ़ाई की वो हम देखेंगे। बाकी और क्या मदद हो सकती है। मुख्यमंत्री का खेल खेलने में इतने व्यस्त है कि प्रदेश में अपराध किस चरम सीमा पर गया है, भ्रष्टाचार किस कदर चरम सीमा पर जा चुका है, इसकी चिंता करने की फुर्सत ही नहीं है। जमुई के झाझा में पिछले दिनों पत्रकार गोकुल यादव की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। जमुई के सांसद सह लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान अब जमुई झाझा अपने क्षेत्र पहुंचे हुए हैं और पत्रकार गोकुल यादव के परिजनों से मुलाकात की है। उन्होंने मुलाकात के बाद उन्होंने घोषणा किया है कि उनके बेटे और बेटियों को पढ़ाने का जिम्मा लेंगे। इस दौरान चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के ऊपर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि बिहार में सत्ता बदल गई लेकिन कुछ नहीं बदला, वो है मुख्यमंत्री। हमारे मुख्यमंत्री सत्ता में बरकरार हैं और बिहार में अपराधी बेखौफ होकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। चिराग पासवान क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। ये नहीं लिया गया, हमारा डायरेक्ट नंबर है। परिवार का कोई एक नंबर हमको दीजिए। लिख दो मंटू। 6299 69 6296 और लिख लीजिए 800। भाई है उनका, ये क्या कहते हैं, हम भाई यादव मंटू है, ठीक है भाई रिपोर्ट ले लीजिए। देख लो। और भी कोई नंबर? हाँ मंटू है उनका भाई है। 8886 296। हम ये दोनों नंबर अपने मोबाइल में सेव भी रखेंगे, ठीक है जी, ठीक है। तो कभी भी हो इन दोनों नंबर से फ़ोन करके, हम वैसे खुद भी हम जानकारी लेते रहेंगे आगे की, पर कभी भी कुछ हो तो इस नंबर से हमको फ़ोन कीजिएगा, दोनों नंबर से। ये हम दिए नंबर अपना। ध्यान देना बेटा बाइक पर, ठीक है। देखो तुम्हारे पापा की जगह हम नहीं ले सकते, पर हम तुम्हारे बड़े भाई हैं, ठीक है। हिम्मत कभी नहीं हारना। आईएएस बोलियो बनना है तुमको, बन के दिखाना हमको, ठीक है। और उसमें जो मदद होगी वो हम करेंगे, ये वादा है हमारा, ठीक है। खुश हो आप, बस हिम्मत रखिए। उनकी जगह कोई नहीं ले सकता, पर हम लोग हैं। परिवार को किसी तरीके की दिक्कत नहीं है, ये हम लोग प्रयास ज़रूर रखेंगे। बच्चों की चिंता मत कीजिए, पढ़ाई की वो हम देखेंगे। बाकी और क्या मदद हो सकती है, आप भी थोड़ा हिम्मत इकट्ठा करके कहीं कुछ काम का हो, कुछ हो, हम लोग प्रयास करेंगे कि आप भी, ताकि अपने पाँव पे खड़े रहिए, दोनों बच्चों को का भविष्य सुधारिए। और बस अब एकदम हिम्मत से काम लीजिए, रोने से इंसान कमज़ोर बनता है। आपको बच्चों को भी ताकत देनी है, ठीक है। जिस तरीके से टारगेट किलिंग की जा रही है, प्रयास तो यही है कि उन लोगों की आवाज़ को दबा दिया जाए जो सच्चाई के लिए, न्याय के लिए जो लोग खड़े होते हैं। ताज्जुब की बात यह होती है कि भैया इतना बड़ा यहाँ पे हादसा हुआ, अभी मेरी एसपी साहब से भी बात हुई, जो आई विटनेसेस हैं, जो परिवार के लोग हैं, उनको तो कम से कम सुरक्षा मुहैया होनी चाहिए। जब परिवार के एक सदस्य के साथ ऐसी घटना घट सकती है, तो संभवतः परिवार के बाकी सदस्यों के साथ भी ये घटना घट सकती है। जो आई विटनेसेस हैं, जो हिम्मत करके गवाही देने का काम कर रहे हैं, उनके साथ भी ये घटना घट सकती है। तो परिवार को अभी तक क्यों नहीं सुरक्षा मुहैया कराई गई? जो मुख्य अपराधी है, पेट्रोलिंग तक की व्यवस्था नहीं की गई है पुलिस के द्वारा। एसपी साहब से मैंने आज बात की है, उन्होंने विश्वास तो दिलाया कि आज वो ये व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि कम से कम प्रशासन इन विषयों को गंभीरता से ले। दुख की बात यह है कि जिस दिन ये घटना घटी, उस दिन हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री पुनः शपथ लेने का उन्होंने काम किया था। 9 तारीख को उन्होंने शपथ ली थी और उनके शपथ लेते ही 10 तारीख को ये घटना घटी। ये अपने में दर्शाता है कि मुख्यमंत्री का खेल खेलने में इतने व्यस्त है कि प्रदेश में अपराध किस चरम सीमा पर गया है, भ्रष्टाचार किस कदर चरम सीमा पर जा चुका है, इसकी चिंता करने की फुर्सत ही नहीं है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ पत्रकारिता को सिर्फ कहा नहीं जाता है
जब जब सरकारें भ्रष्ट हुई हैं, लोकतंत्र के इस चौथे स्तंभ ने ही उसे उजागर किया है। जब जब सरकारें कमज़ोर हुई हैं, लोकतंत्र के इस चौथे स्तंभ ने ही उन सरकारों की पोल खोलने का काम किया है। ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की खामोशी, और मुख्यमंत्री हैं मैं इस नाते ही सिर्फ उनको संबोधित नहीं कर रहा हूँ, वो मेरे प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं। पिछले 2 दशक में, लगभग 2 दशक से वो मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री हैं। इन 2 दशकों में प्रदेश में अपराध बढ़ा या नियंत्रित हुआ, ये जिम्मेदारी मेरे मुख्यमंत्री की है गृह मंत्री होने के नाते। आज जब अपराध इतनी ज़्यादा चरम सीमा पर है, अपराधियों में जिस तरीके से निर्भयता के साथ वो अपराध को अंजाम दे रहे हैं, ये दर्शाता है कि भैया कानून का खौफ अपराधियों में अब रहा नहीं। दिन दहाड़े अगर एक पत्रकार की इस तरीके से गोली मारकर हत्या कर दी जाए तो आम नागरिक के साथ क्या होगा, इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है। और ये सिर्फ जमुई ज़िले के एक पत्रकार की बात नहीं है, प्रदेश भर में निरंतरता में इस तरीके से टारगेट किया जा रहा है और ये टारगेट किलिंग हो रही है। कुछ जाति, कुछ समुदाय के लोग ऐसे हैं जिनको चिन्हित किया जा रहा है, जिसमें पत्रकार हैं, जिसमें व्यापारी हैं और जिसमें समाज के हाशिए पे रहे हुए वंचित समाज के लोग हैं। इन लोगों को चुन चुन कर टारगेट करके मारा जा रहा है। और दुख की बात यह है कि प्रशासन हाथ पे हाथ धर के बैठा है। आज इस घटना के 14 दिन के बाद, और ऐसा नहीं है कि आज जाकर मैं पहली बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को इस घटना की जानकारी दूंगा। इससे पहले 10 तारीख को जब ये घटना घटी थी, हमारे पार्टी के तमाम साथी तुरंत तत्काल उस दिन भी आए थे, ज्योतिषी वगैरह। उसके बाद पार्टी का एक पूरा प्रतिनिधि मंडल आया था और इन्होंने आकर मुझे जानकारी इस विषय की दी थी। उस दिन मेरी बात भी यहाँ से हुई थी, उस दिन इन्होंने पूरी जानकारी दी थी और उसी दिन मैंने मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में और डीजीपी महोदय के संज्ञान में ये पूरी घटना मैंने दी। आज पुनः इस घटना का विस्तृत तौर पर उनकी बिटिया के माध्यम से भी लिखित रूप में कई बातें मेरे संज्ञान में दी गई हैं। उन तमाम बातों को आधार बनाकर पुनः मैं मुख्यमंत्री और डीजीपी साहब के संज्ञान में मैं दूंगा। पर अफसोस इस बात का है, चिंता इस बात की है कि जिस तरीके से शासन प्रशासन की उदासीनता इन विषय को लेकर दिखती है, ऐसा लगता नहीं है कि जब तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री रहेंगे तो प्रदेश में किसी को न्याय मिलेगा। इतिहास इसी ओर दर्शाता है। आज तक बिहार में बड़ी से बड़ी घटनाएं घटी हैं, ऐसी ऐसी घटनाएं जो आप मीडिया के साथियों ने उनको सुर्खियों में भी लाए, पर किसी को आज तक न्याय मिला नहीं। बिहार एक ऐसा प्रदेश है जहां पे कन्विक्शन रेट अगर आप देखें तो मात्र 6 से 7% है। देश भर में बाकी जगहों पे आप कन्विक्शन रेट देखें तो 90% से ज़्यादा है। मतलब अगर 100 क्राइम हुए तो 90% से ज़्यादा लोगों को वहाँ पे सज़ा मिलती है। बिहार में मात्र 6 से 7% है। मतलब 100 क्राइम हुए तो 6 से 7 लोगों की अगर गिरफ्तारी हुई तो हुई, और वो भी आगे सज़ा मिलेगी कि नहीं या जानकारी या तथ्यों के अभाव में उनको छोड़ दिया जाएगा, वो अलग बात बनती है। ऐसे में मुझे शक है इस बात का कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का संरक्षण, शासन प्रशासन का संरक्षण ऐसे अपराधियों को मिलता है। तो जब तक मुख्यमंत्री जी का संरक्षण अपराधियों को मिलेगा, प्रदेश में न्याय की उम्मीद कोई बिहारी कैसे रखे, ये बड़ा प्रश्न चिन्ह। जो कि तमाम बिहार में चिराग मॉडल की एक चर्चाएं जोरों पे है और तमाम लोगों के अंदर ये आशाएं भी बढ़कर उभर कर सामने आ रही है चिराग मॉडल का। तो क्या यहाँ पे वो चिराग जलेगा और उस चिराग में ये जो जितने तमाम जो क्राइम करने वाले व्यक्ति हैं उस चिराग में जलकर खाक होंगे, ये कहना तमाम लोगों के। ये जिस दिन चिराग मॉडल धरातल पर उतर गया, मैं आप लोगों को विश्वास ही नहीं वादा करके जाता हूँ, क्राइम अपराध जिस कदर जिस हद तक नियंत्रित होगा वो अपेक्षा कभी बिहार या बिहारियों ने की नहीं होगी। चिराग मॉडल जिसको हम लोग बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट बोलते हैं, उसमें किस तरीके से अपराध को नियंत्रित किया जाए। भाई आज डेंसिटी आप देखिए बिहारियों की, पॉपुलेशन देखिए और पॉपुलेशन के हिसाब से सुरक्षा कर्मियों की नियुक्ति आप देखिए। जितनी अपेक्षा है या जितनी ज़रूरत है उसके बनिस्पत जो सुरक्षा कर्मी उपलब्ध हैं वो ना के बराबर हैं, और इन भर्तियों को पूरा किया नहीं जाता, उनको बैकलॉग में रखा जाता है। ये तमाम कारण है कि बिहार में अपराधियों का मनोबल बढ़ता है। भाई आप चौकीदारों से आप ऐसी ऐसी ड्यूटीज़ करवाते हैं जिनके लिए वो बने ही नहीं हैं।
परिणाम स्वरूप चौकीदारों की हत्या यहाँ पर हो रही है। तो भैया क्यों नहीं आप भर्ती करते हैं जिन जिन विभागों में नियुक्तियों की ज़रूरत है। ये तमाम बातें चिराग मॉडल में मैंने अंकित की हैं और इन तमाम बातों के माध्यम से मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जिस दिन, और यही कारण है भैया कि बड़े बड़े सत्ताधारी लोग जो चिराग मॉडल से डरते हैं, जो भयभीत होते हैं कि भैया चिराग मॉडल की वजह से हम लोग हार रहे हैं, कहीं ना कहीं चिराग मॉडल नीतीश मॉडल पे तो भारी पड़ा ना। आज जब उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष इस बात को कहते हैं कि चिराग मॉडल से हम लोग हारे, तो चिराग मॉडल, ये वादा करता हूं कि जिस दिन ये मॉडल धरातल पर उतरा, सही मायनों में अपराध कैसे नियंत्रित होता है, भ्रष्टाचार कैसे समाप्त होता है और बिहार विकास की राह पर उम्मीद करता हूं कि लोगों का साथ जरूर। जिस तरह से अब अंत में पटना में जिस तरह कल अभ्यर्थी और शिक्षकों पर लाठीचार्ज किया गया है और तिरंगा का अपमान किया गया है एडीएम के द्वारा, क्या कहना चाहते हैं उसके लिए? भाई उसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। और भाई एक बात मान के चलिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कभी भी देशभक्तों का समर्थन नहीं किया, उन्होंने कभी भी राष्ट्रवाद का समर्थन नहीं किया, उन्होंने कभी भी तिरंगे का उन्होंने सम्मान नहीं किया। और ये जीता जागता उदाहरण है भाई, ये वही तिरंगा है भाई, एक मिनट, ये वही तिरंगा है जिसको लेकर यूक्रेन के जो हमारे छात्र हैं वो तिरंगा दिखाते थे और उनको बॉर्डर पार करने दिया जाता था। कई विदेशी हैं जिन्होंने इस तिरंगे को अपनी ढाल बनाकर अपने देश में वो वापस गए हैं और यहीं पर वो छात्र वो तिरंगे को दिखा रहा है और इनके अधिकारियों का घमंड देखिए, वो उस तिरंगे के ऊपर लाठी चला रहे हैं। ये सरकार की दमन नीति कही जाएगी सर, दमन नीति है ये। किस बर्बरता से पीटा जा रहा है, कान से खून उनके निकलने लग गया इस बर्बरता से। मैं मांग करता हूं अपनी पार्टी की तरफ से तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जाए ऐसे अधिकारियों को और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सामने आकर बयान दे कि ये तिरंगे का अपमान और तिरंगे के साथ जो व्यक्ति के ऊपर बर्बरता से पिटाई की गई उसके लिए ये आकर सामने माफ़ी मांगे और बयान दे, संबोधित करें अपने प्रदेश को और बताएं कि भैया तिरंगे का अपमान क्यों किया गया और इसके लिए क्या कार्रवाई वो करेंगे। अंत में एक बार जिस विषय के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ उस विषय के बारे में एक बात जो मांग हम लोग अपनी पार्टी की तरफ से हम लोग करते हैं और जो मैं मुख्यमंत्री जी को आज लिखित रूप में भी दूंगा और इसके बाद मेरी डीएम साहब से यहाँ पर दिशा की बैठक भी है, उस दिशा की बैठक में भी हम लोग इस विषय को उठाने का हम लोग काम करेंगे। पहले तो मैं मांग करता हूँ कि तत्काल प्रभाव से भाई परिवार का खाने कमाने वाला व्यक्ति क्या है, परिवार में उनकी बीवी हैं, 2 छोटे बच्चे हैं, जो एक आर्थिक संकट परिवार के ऊपर तुरंत उनके जाने से आया है, पहले तो उसकी भरपाई सरकार की जिम्मेदारी बनती है। तत्काल प्रभाव से 25 लाख रुपए का मुआवजा पीड़ित परिवार को राज्य सरकार दे और सुनिश्चित करे कि उनके जाने के बाद पत्रकारिता में वो थे, सही न्यूज़ जनता तक पहुंचाकर वो अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे थे। उनके जाने के बाद अब परिवार में कमाने वाला कोई नहीं बचा। उनकी बीवी को किसी भी माध्यम से रोज़गार दिया जाए, एक सरकारी नौकरी दी जाए, आंगनवाड़ी हो या जहां पे भी राज्य सरकार प्रशासन को लगता है कि उनके अनुसार रोज़गार वहां पर उपलब्ध हो सकता है। ये मांग, ये आग्रह नहीं है, ये मांग है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास बिहार सरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से करती है कि तत्काल प्रभाव से ये 2 कार्य परिवार के लिए जो चला गया उसकी भरपाई हम लोग नहीं कर सकते, उनको संभवतः हम लोग वापस नहीं ला सकते, तो ये परिवार की मदद के लिए तत्काल प्रभाव से इसको किया जाए। दूसरी मांग मैं ये करूँगा, स्पीडी ट्रायल हो गई, इसको स्पीडी ट्रायल किया जाए ताकि ये मामला जैसे दूसरे मामले सिर्फ लिंगर ऑन होते हैं, घसीटते रहते हैं और बाद में तथ्यों के अभाव में अपराधियों को छोड़ दिया जाता है, टाइम बाउंड स्पीडी ट्रायल इस मैटर का किया जाए और ना सिर्फ हमारे देश में, ना सिर्फ हमारे प्रदेश में, बल्कि देश भर में इस अपराध के माध्यम से संदेश दिया जाए कि भैया कोई पत्रकार के ऊपर हाथ उठाएगा, कोई पत्रकार के ऊपर अपराध करेगा तो अपराधियों को कैसी कड़ी सजा मिलेगी, ये केस उसका उदाहरण बनना चाहिए। घर वालों को अभी भी धमकी मिल रहा है हम लोग को, घर वालों को जिस तरीके से, इस बात का मैंने अभी जिक्र किया कि जिस तरीके से घर वालों को अभी भी धमकी मिल रही है, पहले प्रशासन स्थानीय सुनिश्चित करे, मेरी एसपी साहब से भी अभी बात हुई, सुनिश्चित करे कि परिवार को सुरक्षा मुहैया हो। कल को भगवान ना करे अगर परिवार में कोई दूसरी घटना घटती है तो उसका जिम्मेदार सिर्फ
स्थानीय प्रशासन होगा, क्योंकि जानकारी के बावजूद अभी तक 14 दिन बीतने के बाद भी परिवार को इन लोगों ने सुरक्षा मुहैया नहीं कराई। तो सुना आपने, चिराग पासवान ने झाझा में पत्रकार गोकुल यादव की मृत्यु के बाद, जो हत्या के बाद उनके परिजनों से मुलाकात की है और उन्होंने स्थानीय प्रशासन से मांग की है कि परिजनों को न्याय मिले। साथ ही साथ नीतीश कुमार के ऊपर तंज भी कसा है, राज्य में बढ़ते अपराध को लेकर भी कहा है और मृत पत्रकार गोकुल यादव के परिजनों से मुलाकात के बाद उन्होंने उनके परिजनों को सांत्वना दी है। साथ ही साथ उनके बेटे और बेटियों को पढ़ाने का जिम्मा उठाया है। हम आपको लगातार खबरों से अपडेट कराते हैं। आप बने रहे NBC 24 के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।